तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक सेट क्वेश्चन है जो अब की बार होने वाले इंटर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इंटर के एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। पूरे एग्जाम तक आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाता रहेगा ताकि आप इंटर की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप इंटर की तैयारी अच्छे से कर सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न हम देख पा रहे हैं कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से आप क्या समझते हैं। जवाब जानने से पहले प्रश्न को भी समझना आवश्यक होता है कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद हम जवाब को देंगे। अगर आपके इंटर एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब को लिखिएगा, तब जाकर मजा आएगा और आप उस प्रश्न को भी अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है कि पृथ्वी का वार्षिक औसत तापक्रम में वृद्धि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि कहलाता है। कैसे होता है? पृथ्वी का वार्षिक औसत तापक्रम में वृद्धि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि कहलाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवीय हिमटोप के पिछलने से समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और द्वीप जो है डूबने लगते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि होती है। क्लियर है? सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताइए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताना है, ये भी प्रश्न, आप इसको याद रखेंगे। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या अंतर है। इसका जवाब होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA में स्थानांतरण होता है, जबकि ट्रांसलेशन में mRNA में स्थानांतरित आनुवंशिक सूचनाओं का अमीनो अम्ल के रूप में राइबोसोम पर स्थानांतरण होता है। दूसरा नंबर पॉइंट होगा कि ट्रांसक्रिप्शन द्वारा mRNA का निर्माण होता है जबकि ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का। तीसरा है कि ट्रांसक्रिप्शन नाभिक में जबकि ट्रांसलेशन राइबोसोम पर संपन्न होती है। चौथा टॉपिक है कि ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमरेज एंजाइम एवं DNA की, जबकि ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम एमिनो एसाइल सिंथेटेज की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अब सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 जो है ये भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को हो सकता है कि आप भी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आइए अच्छे से हम जान लेते हैं। सवाल नंबर 3 है कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी हम क्यों कहते हैं और ये क्या हुआ था इस दिन घटना। इसका जवाब होगा कि भोपाल गैस त्रासदी 3/12/1984 यानी कि 1984 की मध्य रात्रि में यूनियन कार्बाइड कंपनी थी मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कारखाना के एक संयंत्र से दुर्घटनावश फास्जिन एवं मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुआ था। हुआ क्या था कि यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी मध्य प्रदेश के भोपाल में जो स्थित है, इसमें क्या हुआ था कि एक गैस थी जो सबसे खतरनाक थी, फास्जिन एवं मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, यानी कहीं से लीक कर गया था, जिसके कारण 2000 से अधिक लोग सोते हुए मर गए थे एवं अनेकों असाध्य रोगों से शिकार हो गए थे। अनेकों की नेत्र ज्योति बुझ गई एवं अनेकों को बड़े श्वास रोग हो गया था। चूंकि यह घटना जहरीली गैसों के रिसाव के कारण भोपाल शहर में हुई थी, अतः इसे भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि एमिनियोसिंथेसिस क्या है। एमिनियोसिंथेसिस क्या है, इसका जवाब जानेंगे हम। एमिनियोसिंथेसिस एक प्रकार की जांच है जिसके द्वारा गर्भ या भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? इस जांच में माता के गर्भाशय में सुई द्वारा एमिनियोटिक द्रव का नमूना प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जानते हैं। आनुवंशिक दोष युक्त भ्रूण के समापन के लिए किया जाता है। और इसका हानि और दुरुपयोग जानते हैं। इसका हानि और दुरुपयोग ये है कि लिंग की जानकारी करने के बाद लोग मादा भ्रूण की हत्या करवा रहे हैं, फलतः नर स्त्री अनुपात बढ़ रहा है जो एक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करेगा। चलिए सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब हम जानेंगे। कृषि की वह विधि जिससे रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशियों एवं अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग हो, कार्बनिक खेती जैव कृषि कहलाता है। तो चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न क्या है।
प्रश्न है कि त्रिसंयोजन क्या है। इसका जवाब होगा, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसका छोटा सा भी जवाब होना चाहिए। इसका जवाब होगा कि नर युग्मक जब द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होता है तो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक पैदा होता है, जिसे त्रिसंयोजन कहते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये VVI प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे और ध्यान से इसको बिल्कुल सुनेंगे। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके जवाब को हम जानेंगे। इसका जवाब होगा कि डीएनए और आरएनए दोनों को एक एक तरफ लिख देंगे और डीएनए के बारे में लिखेंगे और आरएनए के बारे में लिखेंगे। डीएनए के बारे में पहला होगा कि यह आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए में लिखेंगे हम यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए में दूसरा है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और दूसरा में होगा आरएनए में इसमें राइबोस शर्करा होती है। क्लियर है। 3 नंबर पॉइंट होगा डीएनए में इसमें पिरिमिडीन बेस थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। 4 नंबर पॉइंट है डीएनए में यह द्विगुणित होता है और यह जो है आरएनए यह द्विगुणित नहीं होता है। चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर का बिल्कुल याद कर लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको बिल्कुल याद करेंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि वंध्यता क्या है, इस स्थिति में कौन कौन से तरीके उपलब्ध हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जवाब होगा कि 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को वंध्यता कहते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध है। कौन कौन उपाय उपलब्ध है, जैसे कि क है पाते निषेचन और दूसरा है ख भ्रूण स्थानांतरण। तो पहले हम पाते निषेचन के बारे में जानेंगे। शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन। ठीक है। अब हम भ्रूण स्थानांतरण के बारे में जानेंगे कि भ्रूण स्थानांतरण में क्या होता है। प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 बलस्टोमियर देख पा रहे हैं यहाँ पर को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है और जो भ्रूण 8 बलस्टोमियर से अधिक होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए अब सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हमको लिखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा देना है और इसे कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में हमको बताना है। तो पहले पारिस्थितिकी तंत्र का हम परिभाषा जानते हैं। किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्लियर है। अब इसके कितने भागों में बांटा गया है उसको देखेंगे। इसे 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और तीसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, इसको हम देखेंगे, ये VVI प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। मुर्गी पालन प्रबंधन को संक्षेप में बताएं। इसका जवाब होगा कि मुर्गी फार्म में घरेलू मुर्गियों, बतखों, तीतर आदि के देखभाल, उसका जनन क्रिया, लालन पालन, उसके उत्पादों जैसे मांस, अंडों के सफल प्रबंधन ही मुर्गी फार्म प्रबंधन कहलाता है। उसको कैसे अच्छे से देख रख रखाव करेंगे वही मुर्गी फार्म प्रबंधन कहलाता है। इसकी सफलता के लिए फार्म के क्षेत्रफल के हिसाब से मुर्गियों की संख्या रखना, मुर्गियों को रोगों से बचाव के लिए टीके का प्रयोग, सांपों, बिल्लियों एवं कुत्तों से बचाने की व्यवस्था करना, ठंड गर्मी से बचाव की व्यवस्था तथा पौष्टिक आहार की उपलब्धता आवश्यक है।